मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक नाम जो बिहार के सीवान जिले में सत्ता का पर्याय बनकर उभरा। अपराध और सियासत की बदौलत बुलंद की अपनी पहचान और बने बाहुबली। यूं तो साहिब इन दिनों उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, इन्हें इलेक्शन लड़ने की मनाही भी हो चुकी है, लेकिन 80 और 90 के दशक की तपिश आज भी लोगों के दिलों में घबराहट पैदा करती है। हमने जायजा लिया साहिब के कल और आज का। आइए चलते हैं सीवान। बिहार और यूपी के बॉर्डर पर बसा सीवान जिला सही मायने में सीवान है। आजादी की लड़ाई में इस जिले का अतुल्य योगदान रहा। इसी मिट्टी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर मौलाना मजहरुल हक और खुदा बख्श जैसी शख्सियतें पैदा हुईं। लेकिन बदलते वक्त के साथ जिले की पहचान भी बदली और उस जगह की भी पहचान बदली जो कभी राजेंद्र बाबू के नाम से पहचानी जाती थी। हम अभी खड़े हैं सीवान के जीरादेई गांव में। यही वो जगह है, यही वो गांव है जहां पर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए थे। यहीं पर देश को आज़ाद कराने की कुछ रणनीतियां बनी थी। वक्त बदला, समय कुछ बदला और जीरादेई की पहचान भी बदल गई। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र 1990 के विधानसभा चुनाव में एक ऐसे नौजवान ने बाजी मारी जो बाहुबल की बदौलत सीवान के क्षितिज पर एक नया चैप्टर लिखने को बेताब था। इधर पटना की गद्दी पर बैठे लालू यादव की सरकार अल्पमत में थी, लिहाजा निर्दलीय जीते मोहम्मद शहाबुद्दीन का समर्थन उनके लिए जरूरी था। राजनीतिक मजबूरी की वजह से दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे। सत्ता की शह पाकर शहाबुद्दीन अपनी हसरतों को परवान चढ़ाने लगा और सीवान की जनता एक ऐसे बाहुबली के पासे में फंसती गई जिससे निकलना एक समय नामुमकिन ही माना जा रहा था। 29 जनवरी 1998 लोकसभा का चुनाव शुरुआती दौर में था। उसी दरमियान 29 जनवरी 1998 को 11 बजे दिन में 5-7 गाड़ियों से उस पर खचामखच लोग भरे हुए थे। शहाबुद्दीन के द्वारा हमारे ऊपर हमला किया गया और चारों तरफ से उस पर से सारे लोग उतर कर हमको घेर लिए, गाली गलौज दिए, फिर कुंदा चलाया हमारे ऊपर, कुंदा से मारे, फिर उससे वहाँ हम पर मैंने बहुत जानलेवा हमला किया। किसी किसी से भाग करके हम अपने घर को गए। तब जब घर को गए तो उनके मैंने 20 लोग फायरिंग करना, सर 200 राउंड से ऊपर गोलियां लोगों ने चलाया। तो हम छत के ऊपर भाग गए, मैंने घर में भाग गए, इसलिए गोली मुझ पर नहीं लगी, मगर उनकी राइफलों से, लातों से, मुक्कों से बहुत प्रहार किया गया। उसके बाद हम वहाँ हॉस्पिटलाइज गए, हॉस्पिटल से वहाँ से रेफ़र कर दी गई सीवान को और फिर सीवान में मेरी इलाज हुई। उसके बाद फिर हम घर चले गए। उसके बाद से उनका आतंक इतना भयावह था जो जिसको हम शब्दों में क्या कहेंगे, वो जो खुद हम उसके मैंने गवाह हैं। 6 साल तक विधायक रहने के दौरान शहाबुद्दीन ने सीवान में ऐसी दहशत फैला दी जिसके बूते उसका राजनीतिक करियर सुरक्षित रहे। अब तक इस बाहुबली विधायक की करतूत पटना से लेकर दिल्ली तक के अखबारों की सुर्खियां बनने लगी थी। यही वो दौर था जब सीपीआई एमएल के बैनर तले शहाबुद्दीन को राजनीति से लेकर जमीनी लड़ाई तक में चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी। माले जहां एक तरफ गरीबों मजलूमों के शोषण के आधार पर शहाबुद्दीन की सत्ता को चुनौती दे रही थी, तो वहीं साहिब के नाम से मशहूर हो चुके इस डॉन को यहां के सामंतों और बड़े किसानों का समर्थन मिल रहा था। सामंतवाद के खिलाफ
किसान संघर्ष हमारी पार्टी संचालित कर रही थी और सिवान की बहादुर जनता लड़ रही थी। शहाबुद्दीन निश्चित तौर पे सामंती ताकतों को संरक्षण दिए और हमारी पार्टी और सिवान की आम जनता के खिलाफ वो खड़े हुए, तो सामंती ताकतों का एक समर्थन उन्हें ज़रूर हासिल हो गया। लेकिन अब लड़ाई मैदान पर थी, या कहें कि लड़ाई आर पार की थी। शहाबुद्दीन नामक उभरते हुए इस डॉन को उसके घर में ही चुनौती मिलने लगी। साम्यवादी विचारधारा से लबरेज इसी माटी का एक लाल चंद्रशेखर, जो दिल्ली के जेएनयू में पढ़ाई कर रहा था, अपनी माटी को शहाबुद्दीन के शिकंजे से आजाद कराने के लिए सिवान आ पहुंचा। अपनी आवाज के सहारे चंद्रशेखर ने साहिब के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया और शहाबुद्दीन को लगने लगा कि चंद्रशेखर दहशत से मरी हुई जनता में जान डालने लगा है। टकराव की स्थिति बनने लगी और चंद्रशेखर को सीवान शहर में जेपी की मूर्ति के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया गया। जनता की आवाज खामोश हो गई। इस पूरी लड़ाई में लगभग 150 हमारे बहादुर साथियों ने यहाँ शहादत दी, लेकिन हमारा रीजन शहाबुद्दीन का समाप्ति नहीं बल्कि सिवान से अपराध और आतंक राज का खात्मा था, सिवान की गरीब जनता की मुक्ति था, सामंतवाद विरोधी किसान संघर्ष को आगे बढ़ाना था। पर विरोध के स्वर पटना से लेकर दिल्ली तक उठे। अब लगने लगा कि शहाबुद्दीन की ताकत के आगे पटना की सरकार भी बौनी हो गई। शहाबुद्दीन अब दिल्ली से बैठकर सीवान को हैंडल कर रहे थे। कहते हैं कि साहब के हाथ में विदेशी हैंडल भी थे। इधर सीवान के इस बेताज बादशाह की करतूतें मानवता की चूलें हिलाने लगी थी। इस डॉन के गुर्गों ने अपनी करतूतों से जिला ही नहीं राज्य को भी हिलाना शुरू कर दिया। शहर के बीचों बीच दरबार लगाकर साहब ने कानून को ठेंगे पर ले लिया। जिले के अंदर इंडियन पेनल कोड का वजूद खत्म होने पर था। खौफ के मारे या अपने पक्ष में न्याय पाने की उम्मीद में लोग इसी दरबार में आने को मजबूर थे। कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने जमीन विवाद और परिवार विवाद को निपटाते हुए सीवान व्यवहार न्यायालय का बोझ कुछ कम कर दिया था। ये है सीवान का न्यायालय परिसर। कहा जाता है कि एक समय शहाबुद्दीन अपने बाहुबल के बदौलत इस न्यायालय परिसर के बोझ को कम किए हुए थे। जिले भर के दीवानी और पारिवारिक मामले इस अदालत में न आकर शहाबुद्दीन के निजी अदालत में आते थे निपटारा के लिए। लेकिन इसके पीछे भी उसकी जमीन की भूख काम कर रही थी। जमीन विवाद को सुलझाने के दौर में वो खुद ही एक पार्टी बन जाता था और इस तरीके से उसने शहर के अंदर करोड़ों की जायदाद बना ली। इसके लिए उसने हर नाजायज तरीके को अपनाया। देखिए, उसके पास जब वो विधायक हुआ था 1990 में, उस समय उसको पास अपनी गाड़ी खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी। 30,000 में सेकेंड हैंड दिल्ली मॉडल एम्बेसडर कार खरीदी गई थी, जिसमें मैं 10,000 रुपये सहयोग किया था और 500 और 1000, 500, 200, 400 ले करके सारे लड़के मिल करके और कार खरीद करके हम लोग लाए ताकि विधायक जी चढ़ेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे साम्राज्य फैलता गया। हुंडी का काम जो काला धन है ट्रांसफ़र का विदेश का, उसमें पैसा कमाया। जमीन लोगों का हड़प करके 2 भाई लड़ते रहे, एक भाई से लिखवा लिया, दोनों भाई का कैप्चर कर लिया। इस तरह इसने अपनी संपत्ति बनाई है।
जिसको सारी दुनिया जानती है।